गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम यहाँ तक के परक्विजिट्स फिनिश कर चुके थे। आज हमें स्टार्ट करना है मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ या मेडिकल ट्रीटमेंट पर एम्प्लॉयर खर्चा करता है फॉर एम्प्लॉई, तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। तो आ जाइए पेज नंबर 34 पर। मेडिकल फैसिलिटीज़, रीइंबर्समेंट और पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस गिवन बाय एम्प्लॉयर। मेडिकल से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ या एक्सपेंसेस जो भी एम्प्लॉयर इनकर करता है फॉर एम्प्लॉई और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट, ये पॉइंट नंबर 12 आपको बताने वाला है। हमें क्या निकालना होता है ग्रॉस सैलरी के लिए, टैक्सेबल अमाउंट कि कितना अमाउंट इनकम अंडर द हेड सैलरी में ग्रॉस सैलरी में ऐड करें। तो ध्यान से सुनना, टॉपिक आसान है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है चार्ट, पर सुनिए। टैक्सेबल अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सबसे पहले चेक करो कि जो भी मेडिकल फैसिलिटी या खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयर, वो किसके लिए कर रहा है। अगर वो एम्प्लॉय या उसकी फैमिली मेंबर्स के लिए कर रहा है तो देखेंगे कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन अवेलेबल है, और अगर वो एम्प्लॉय या उसकी फैमिली मेंबर के अलावा किसी पर्सन के लिए कर रहा है फॉर एम्प्लॉय, तो जो भी अमाउंट उसने इनकर किया एम्प्लॉयर ने, दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। वो सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो एम्प्लॉय या एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ खर्चा करता है, तो चेक करो कि वो खर्चा किस नेचर का है। क्या उसने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल प्रीमियम पे किया है फॉर एनी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, या उसने कोई ट्रीटमेंट कराया, इस बात का खर्चा इनकर किया है या सुविधा दी है। अगर उसने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा नील। बेनिफिट दे रखा है लॉ ने कि इंडिया में लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए इतनी अवेयरनेस इंडिया में नहीं है, और ये अच्छी चीज़ है। इसीलिए हम बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करेगा तो टैक्सेबल अमाउंट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय शैल बी नील। ध्यान देने की बात तो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जब एम्प्लॉयर ने पे किया था तो वो एग्जेम्प्ट नहीं था, वो टैक्सेबल था एम्प्लॉय के हाथ में। पेज नंबर 25 पर आओ, एक बार आपको लिंक करा दूँ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और डेफर्ड एन्युटी प्रीमियम पेड और पेएबल बाय एम्प्लॉयर फॉर एनी एम्प्लॉई, तो ये टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। और टैक्सेबल अमाउंट क्या आएगा? एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड और पेड या पेएबल बाय एम्प्लॉयर। जबकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, लाइफ वर्सेस हेल्थ में अंतर है टैक्स ट्रीटमेंट में। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे किया है तो एम्प्लॉय के हाथ में वो एग्जेम्प्ट रहेगा। सर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80C में। क्या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पे करता है, क्या उसके लिए एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80D में? याद करो, सेक्शन 80D मेडिक्लेम पॉलिसी, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं तो उसकी डिडक्शन सेक्शन 80D में मिल जाती है। सेक्शन 80C वाला लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पे करता है तो वो उसकी इनकम बनती है और फिर एम्प्लॉय को डिडक्शन भी मिल जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जेम्प्ट कर रखा है तो इसकी कोई डिडक्शन एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 80D। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस हेल्थ इंश्योरेंस, तो सैलरी हेड में क्या ट्रीटमेंट होती है? लाइफ इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय के लिए तो ये टैक्सेबल, हेल्थ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट। डिडक्शन चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 80C की डिडक्शन अलाउड है टू एम्प्लॉय,
यहाँ पर 80 डे की डिडक्शन नॉट अलाउड टू एम्प्लॉय। ये डिफरेंस है दोनों में भाई, एक में एग्जाम्पशन दे रखी है, एक में डिडक्शन दे रखी है। चलिए जी, रिपीट कर दूं अब तक की बात। मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड फैसिलिटीज दे रहा है एम्प्लॉयर या रीइंबर्समेंट कर रहा है, तो चेक करना है कि एम्प्लॉयर ये खर्चा एम्प्लॉय या एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली के लिए कर रहा है या एनी अदर पर्सन के लिए कर रहा है। अगर एम्प्लॉय की फैमिली के लिए, एम्प्लॉय के लिए कर रहा है तो कुछ रिलैक्सेशन अवेलेबल हैं। और अगर ऐसे पर्सन के लिए एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है जो एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर नहीं है एज पर द डेफिनेशन, फिर टैक्सेबल अमाउंट आएगा जो भी अमाउंट इनकर किया एम्प्लॉयर ने फॉर दैट एम्प्लॉय। और अगर एम्प्लॉय या उसकी फैमिली मेंबर के लिए इनकर किया एम्प्लॉयर ने खर्चा और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो टैक्सेबल अमाउंट नील आएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा किया है एम्प्लॉयर ने, तो चेक करो कि ये ट्रीटमेंट इंडिया के अंदर होनी है या इंडिया के बाहर होनी है। बाहर अगर होनी है तो आप इंटरनेशनल लेवल के खर्चे ऐसे नहीं कर सकते। फेमा एक्ट बना हुआ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आरबीआई भी उसके तहत रेगुलेट करता है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हो, तो आप ऐसे ही इंडिया में पेमेंट का इनफ्लो या आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का नहीं हो सकता। आरबीआई जितना अलाउ करे उतना ही हो सकता है। तो देखेंगे कि एग्जेम्पशन का अमाउंट निकालते हुए भी आरबीआई का कुछ रेफरेंस आएगा। पढ़ते हैं सीक्वेंस वाइज। मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चा किया है या मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा दी है एम्प्लॉयर ने, और ये मेडिकल ट्रीटमेंट इलाज इंडिया के अंदर होना है। तो कह रहा है कि चेक करो कि ये जो ट्रीटमेंट होना है ये किसी ऐसे हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक या नर्सरी होम में होना है जो या तो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, या लोकल अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है, या एम्प्लॉयर द्वारा बनाया गया, वो इसे मेंटेन करते हैं, या फिर गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, या फिर रूल 3A वाले खतरनाक डिसीजेज के लिए अप्रूव कर रखा है। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, यस, तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा नील। इन केसेस में एग्जेम्प्ट कर रखा है कि भाई हेल्थ से रिलेटेड वैसे ही टैक्सेबल अमाउंट नहीं आना चाहिए, लेकिन कई लोग इस तरह की प्लानिंग ना कर ले कि नकली बीमारी दिखाकर एम्प्लॉयर से पैसे ले ले और उस पर इनकम टैक्स बचा ले। इसलिए लॉ ने क्या कर रखा है कि या तो भाई आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड या गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल्स में इलाज कराओ, या एम्प्लॉयर का खुद का ही हॉस्पिटल है फिर तो आप उसमें इलाज करा ही सकते हो, या फिर वो खतरनाक बीमारियों के लिए, एड्स, कैंसर, मेंटल डिसऑर्डर टाइप की बीमारियों के लिए आप इलाज करा रहे हो, तो भी हम ज़्यादा तहकीकात नहीं करेंगे। जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने इनकर किया हम उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे, टैक्सेबल अमाउंट आएगा नील। और अगर ऐसा कोई भी केस नहीं है तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा अमाउंट इनकर्ड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉयर का खर्चा आया फॉर दैट एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, दैट विल बिकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ये था अगर इलाज हो रहा है इंडिया के अंदर। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, अब इंडिया के बाहर जाने में, इलाज कराने में, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से यूएसए में जाने में, इलाज कराने अगर यूएसए जाना है तो बहुत सारे खर्चे और आ जाते हैं। जैसे एक तो ट्रैवलिंग का खर्चा आ जाएगा सबसे पहले, तो फिर यूएस से जाके वहां पर रहना भी पड़ेगा थोड़े दिन, तो स्टे का खर्चा भी आ जाता है। और फिर वहां जाकर जो इलाज होगा, मेडिकल एक्सपेंस, ट्रीटमेंट, वो भी आ जाएगा। तो 3 तरह के खर्चे मेजरली आ सकते हैं अगर आप इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट कराने जाओगे।
इंडिया के अंदर ही कराओगे तो रहने का तो कोई खर्चा एडिशनल आएगा ही नहीं। इंडिया के बाहर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है तो सिर्फ ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं होता, जाने का भी मोटा खर्चा हो जाता है, वहाँ रहने का भी, और मेडिकल ट्रीटमेंट का तो ऑब्वियसली होना ही है। और कोई बाहर इलाज कराने जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, उसका इलाज तो उसका होना है, लेकिन साथ में वो कोई अटेंडेंट भी लेके चला जाता है, कोई फैमिली मेंबर या कोई अटेंडेंट। तो जिस अटेंडेंट को लेके गया उसके साथ स्टे भी करेगा। हाँ, इलाज उसी का होगा। तो इस तरह के खर्चे आ जाते हैं अगर इलाज इंडिया के बाहर होना है। क्या क्या खर्चे आ गए? ट्रैवल का, स्टे का और ट्रीटमेंट का। और ट्रैवल में साथ में किसी आदमी को भी लेके जाएगा और उसे वहाँ पर स्टे भी कराएगा अपने साथ। तो ये सारे खर्चे आ जाते हैं। तो एम्प्लॉयर अगर ये सारे खर्चे भी रीइंबर्स कर रहा है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए इनकर कर रहा है तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, पढ़ते हैं। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है इंडिया के बाहर तो चेक करो कि इफ एक्सपेंसेस या रीइंबर्समेंट आर इन रिलेशन टू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। कौन पेशेंट? एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर। इन्हीं लोगों के लिए तो एग्जेम्पशन अलाउड है, बाकी के लिए तो क्या कर रखा है, एनी अदर पर्सन के लिए खर्चा करोगे तो जो भी अमाउंट इनकर किया दैट विल बी टैक्सेबल। तो एम्प्लॉय या उसकी फैमिली मेंबर के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट खर्चा, मेडिकल ट्रीटमेंट पर जो खर्चा आया होगा इंडिया के बाहर, उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा वो बता रखा है। एक्सपेंसेस या रिइंबर्समेंट एम्प्लॉयर ने किए हैं इस बात के कि एम्प्लॉय या पेशेंट जो भी है वो इंडिया के बाहर रुका है, ना सिर्फ अकेला रुका है, साथ में अटेंडेंट भी लेके गया था अपने साथ, वो बंदा भी रुका है इसके साथ, तो उनका खर्चा भी एम्प्लॉयर ने बियर करा तो उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी। साथ ही ट्रैवल करके ये जब इंडिया से गए और वापस आए तो ट्रैवल का भी जो खर्चा होगा उस पेशेंट का और साथ में जो अटेंडेंट लेके गया अपने साथ, तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा। यही 3 चीज़ें हमें समझनी। तो इंडिया के अंदर अगर इलाज हो रहा है तो सिर्फ मेडिकल खर्चे की डिडक्शन एग्जेम्पशन मिल जाएगी अगर इन केसेस में इन हॉस्पिटल्स में अगर आप इलाज कराओगे। तो इंडिया के बाहर अगर आप इलाज करा रहे हो तो फिर आपको न सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट बल्कि स्टेइंग के खर्चे की एग्जेम्पशन और ट्रैवल के खर्चे की भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी अगर एम्प्लॉयर ये फैसिलिटीज या ये रिम्बर्समेंट दे रहा है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, मेडिकल ट्रीटमेंट किसका होना है? सिर्फ एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। जबकि स्टे और ट्रैवल में क्या आ रहा है? वो पेशेंट प्लस एक अटेंडेंट। ट्रैवल में भी वो पेशेंट प्लस एक अटेंडेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट पर जो खर्चा हुआ है उसका टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? कह रहा है जो भी अमाउंट इनकर किया एम्प्लॉयर ने उसमें से जितना आरबीआई अलाउ करता है स्पेंड करना इंडिया के बाहर उतने के एग्जेम्पशन ले लो, उससे ज़्यादा आप स्पेंड कर ही नहीं सकते, कर रखा है तो फिर वो टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। सिमिलरली इंडिया के बाहर स्टे करने के लिए आरबीआई ने जितना अलाउ कर रखा है उतने की डिडक्शन ले लेना, इससे ज़्यादा एम्प्लॉयर ने दिया है तो फिर आपको टैक्सेबल बन जाएगा। ट्रैवल के लिए तरीका थोड़ा सा अलग बताया। क्या बताया? कि इलाज कराने के लिए ट्रैवल करके इंडिया के बाहर जा रहे हो, साथ में किसी को लेके भी जा रहे हो, तो जो भी अमाउंट इनकर होगा ट्रैवलिंग पर वो टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा। लेकिन अगर जीटीआई ऑफ एम्प्लॉय बिफोर इंक्लूडिंग सच ट्रैवल एक्सपेंस, इस ट्रैवल एक्सपेंस के नाम का जो भी टैक्सेबल अमाउंट बनेगा वो जोड़ने से पहले सारी इनकम्स का टोटल करके ग्रोस टोटल इनकम निकाल लेनी है, सारी हेड्स की मिला के इंक्लूडिंग सैलरी हेड। ग्रोस टोटल इनकम आ रहा है वर्ड, ग्रोस टोटल इनकम मतलब सारे हेड्स की इनकम का टोटल एक्सक्लूडिंग सच एक्सपेंस, क्योंकि यही तो हम निकाल रहे हैं इसका टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा। तो लिखा रहा है कि ये छोड़कर बाकी सारी इनकम का अमाउंट ऐड कर लेना, ग्रोस टोटल इनकम निकाल लेना। वो अगर 2 लाख तक आ रही है तो इस रिम्बर्समेंट, इस फैसिलिटी के नाम का टैक्सेबल अमाउंट आएगा 0।
और अगर इस खर्चे को हटाकर बाकी इनकम, ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख से ज़्यादा की है, तो ट्रैवल पर जो भी एम्प्लॉयर ने खर्च करा है वो उतना का उतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये छोटे लोगों को ट्रैवल का बेनिफिट देना चाह रहे हैं कि जो ज़्यादा नहीं कमा रहे उन्हें इंडिया के बाहर इलाज कराना पड़ रहा है, तो यानी बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी, उसके लिए हम ये एग्जाम्पशन दे रहे हैं। रिपीट कर दूं सारी बातें। मेडिकल फैसिलिटीज दे रहा है एम्प्लॉयर, या मेडिकल खर्चों की रिएम्बर्समेंट कर रहा है, या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है। हमें देखना है टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले चेक करो एम्प्लॉयर जो खर्चा कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है। क्या वो एम्प्लॉय या उसकी फैमिली के लिए कर रहा है, इस बात के लिए एम्प्लॉय को दे रहा है, या किसी और पर्सन के लिए एम्प्लॉय को दे रहा है। अगर किसी और पर्सन के लिए दे रहा है तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा जो भी अमाउंट इनकर किया। एम्प्लॉय या एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली के लिए खर्चा कर रहा है तो चेक करो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है या इलाज करा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है तो टैक्सेबल अमाउंट निल, 80D में डिडक्शन नहीं मिलेगी। मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चा कर रहा है, चेक करो इंडिया के अंदर हो रही है ट्रीटमेंट या इंडिया के बाहर हो रही है। इंडिया के अंदर हो रही है तो इन सब हॉस्पिटल्स में कराया इलाज तो टैक्सेबल अमाउंट निल, वरना जितना भी खर्चा आया एम्प्लॉयर का दैट विल बिकम टैक्सेबल अमाउंट। इंडिया के बाहर इलाज कराया, मेडिकल ट्रीटमेंट पर जो भी खर्चा आया उसका जो भी अमाउंट मिला या एम्प्लॉयर ने इनकर किया वो टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा। उसमें से लेस कर देंगे अमाउंट परमिटेड टू बी स्पेंट बाय आरबीआई, बैलेंस अमाउंट फिर टैक्सेबल हो जाएगा। बाहर रहने में जो भी खर्चा हुआ ऑन पेशेंट एंड वन अटेंडेंट, तो जो भी अमाउंट बना उसमें से टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई लेस कर देंगे, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रैवल पर जो भी खर्चा आया पेशेंट का और वन अटेंडेंट अकम्पनिंग सच पेशेंट पर, तो जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने इनकर किया दैट विल बिकम टैक्सेबल अमाउंट। हाउएवर इफ ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस अमाउंट, पूरे इनकम अंडर दैट सैलरी सारी निकालने के बाद ये वाला पॉइंट आपको निकालना चाहिए क्योंकि इसमें जीटीआई आएगी। जीटीआई का मतलब टोटल ऑफ ऑल हेड्स, तो टोटल ऑफ ऑल हेड्स एक्सक्लूडिंग दिस परक्यूजिट, वो अगर आपकी 2 लाख से ज़्यादा है तो अमाउंट जो भी एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो 2 लाख तक है तो टैक्सेबल अमाउंट निल आ जाएगा। चलिए जी, 80D में डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये बात यहाँ पर लिख दी है मैंने। वेयर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉयर इज फैमिली मेंबर्स, देन एम्प्लॉई शैल नॉट बी अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट। कि भाई जब हमने एग्जेम्प्ट ही कर रखा है वो अमाउंट तब आपको डिडक्शन भी नहीं देंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जेम्प्ट नहीं कर रखा तो उसकी 80C में डिडक्शन एम्प्लॉय को मिल जाती है। यहाँ पर फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली का मतलब है सेम एज एलटीसी या एलटीए। वहाँ पर जो फैमिली का मतलब पड़ा था वही यहाँ पर है। वहाँ पर क्या था? स्पाउस और चिल्ड्रन, वो चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो, और पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर प्रोवाइडेड वो डिपेंडेंट। वहाँ पर चिल्ड्रन के लिए 1 अक्टूबर 1998 ऑनवर्ड्स कुछ बात आ रही थी, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। क्वेश्चन कर लेते हैं अब इस पर। यह आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, देखिए। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज received by Mr. G from his employer during the previous year 21-22। ये सारी फैसिलिटीज़ या रिम्बर्समेंट एम्प्लॉयर को मिल रहे हैं, एम्प्लॉय को। हमें निकालना है टैक्सेबल वैल्यू या टैक्सेबल अमाउंट। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ रहा है मेडिकल प्रीमियम पे किया फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी। एम्प्लॉय के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो ये तो एग्जेम्प्ट है। तो मेडिकल प्रीमियम एग्जेम्प्ट। आगे चलते। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर। अब की बार एम्प्लॉयर ने ट्रीटमेंट करवा दी बाय
फैमिली डॉक्टर। क्या फैमिली डॉक्टर के से इलाज कराने पर एग्जेम्पशन अवेलेबल है? नहीं। कब एग्जेम्पशन अवेलेबल? जब एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या रूल 3A वाले डिसीज़ के लिए हॉस्पिटल हो, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं है। तो फैमिली डॉक्टर से जो इलाज कराया उसके लिए कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा पूरा का पूरा अमाउंट इनकर्ड। आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मिसिस जी इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। चार्ट के हिसाब से चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी। चार्ट क्या कह रहा है? सबसे पहले चेक करो कि ये मेडिकल प्रीमियम या मेडिकल फैसिलिटीज़ किसके लिए दे रहा है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई या उसकी फैमिली के लिए दे तो अलग ट्रीटमेंट, एनी अदर पर्सन के लिए एम्प्लॉई को दे रहा है तो फिर वो डायरेक्टली टैक्सेबल। अब मिसिस जी के लिए दे रहा है फैसिलिटी, तो मिसिस जी तो फैमिली की डेफिनेशन में आती है। हमने पढ़ा है LTA LTC की डेफिनेशन जो थी फैमिली की, वही यहाँ पर है। तो मिसिस जी फैमिली का हिस्सा है, उसके लिए क्या किया गया है? हॉस्पिटल में खर्चा किया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो ये तो अमाउंट हो जाएगा एग्जेम्प्ट। आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ग्रैंडफादर इन ए प्राइवेट क्लिनिक। पहली बात तो यही चेक कर लो कि ये फैमिली की डेफिनेशन में आ रहा है। फैमिली की डेफिनेशन क्या थी? स्पाउस और चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट, और पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर अगर वो डिपेंडेंट है तो ये तो ग्रैंडफादर है, ये तो फैमिली की डेफिनेशन में ही नहीं है। इसके लिए एम्प्लॉयर कुछ पैसे दे रहा है तो वो टैक्सेबल है 12,000, और वैसे भी ये प्राइवेट क्लिनिक में करा रहा है। आगे चलते। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज मदर 68 ईयर्स एंड डिपेंडेंट बाय फैमिली डॉक्टर। चार्ट के हिसाब से चलो, क्या मिस्टर जीज मदर फैमिली के डेफिनेशन में आती है? फैमिली की डेफिनेशन क्या है? स्पाउस और चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट, और पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर अगर वो डिपेंडेंट है तो पेरेंट है और डिपेंडेंट बता रखा है, तो ये फैमिली के डेफिनेशन में तो आ रही है। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि इंडिया के अंदर इलाज हो रहा है इंडिया के बाहर, तो फैमिली डॉक्टर से कराया। जबकि एग्जेम्पशन कब अवेलेबल है? जब उन हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट अप्रूव्ड या एम्प्लॉयर वाले हॉस्पिटल्स में कराया हो, तो फैमिली डॉक्टर से कराया तो टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ मदर। उसके बाद आ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी सिस्टर डिपेंडेंट इन अ नर्सिंग होम। तो फैमिली के ऊपर खर्चा करा है, ट्रीटमेंट पर करा है, कुछ नहीं बोला तो इंडिया के अंदर ही करा है, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव्ड या एम्प्लॉयर वाला हॉस्पिटल ऐसा कुछ भी क्वेश्चन ने नहीं बताया, तो फिर ये 3,000 हो जाएगा टैक्सेबल। आगे चलते। इंडिपेंडेंट ब्रदर, ब्रदर डिपेंडेंट हो तो फैमिली के डेफिनेशन में आता है। इंडिपेंडेंट ब्रदर का इलाज करा दिया एम्प्लॉयर ने 6,000 रुपये, तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद मिस्टर जीज फादर जो कि डिपेंडेंट हैं तो रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएंगे। उनका इंडिया के बाहर इलाज कराया है 50,000 रुपये, एंड एक्सपेंसेस ऑफ स्टेइंग अब्रॉड ऑफ द पेशेंट 30,000 रुपये। अब वो इंडिया के बाहर गए हैं, वहाँ पर स्टे किया है, इस बात का एम्प्लॉयर ने खर्चा उठाया है, और उनका इलाज हुआ है, इस बात का भी खर्चा एम्प्लॉयर ने उठाया है। 80,000 रुपये एम्प्लॉयर का खर्चा है। तो टैक्सेबल अमाउंट ऐसे केस में कैसे निकलता है? मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो तो जो भी एक्सपेंस एम्प्लॉयर ने इनकर किया उसमें से टू द एक्सटेंट अलाउड बाय RBI लेस कर देते और बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल करते। इसी तरह से इंडिया के बाहर स्टेइंग का खर्चा जो आता है पेशेंट का अलोंग विद एनी अटेंडेंट, तो वो भी टू द एक्सटेंट RBI अलाउ करता है, एग्जेम्प्ट कर देते हैं, बैलेंस हो जाता है टैक्सेबल। अब यहाँ पर
लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई कर रखा है 75,000, तो 75,000 दोनों का मिला के बता रखा है आरबीआई ने, इतना अलाउ कर रखा है, अलग अलग तो कुछ बताया नहीं कि कितने के लिए अलाउड है। तो मान के चल रहे दोनों का मिला के आरबीआई ने कह रखा है मैक्सिमम 75,000 अलाउड है। इनकर कितना हुआ है या एम्प्लॉयर कितना खर्चा दे रहा है, 80,000 रुपये, 75,000 उसमें से अलाउड था, तो 5,000 हो जाएगा टैक्सेबल। तो टोटल अगर मैं टैक्सेबल अमाउंट निकालूँ तो 5,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, 39,000 आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। यही आ रहा आंसर। चलिए और देखो क्वेश्चन। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे 12,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 2,000 पर मंथ। निकालना क्या है हमें? हम निकालते हैं टोटल इनकम निकाल कर चलते हैं। लिख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है। बेसिक सैलरी 12,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 2,000 पर मंथ, मेडिकल अलाउंस 200 पर मंथ। मेडिकल अलाउंस क्या ये एग्जेम्प्ट होता है? अलाउंस का टॉपिक याद करो, थर्ड कैटेगरी का अलाउंस है, एनी अदर अलाउंस, तो ये तो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, तो 200 पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंस 300 पर मंथ, ये भी थर्ड कैटेगरी का अलाउंस है, पूरी तरह से टैक्सेबल। एम्प्लॉयर हैज पेड प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 100 पर मंथ ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अभी प्रोफेशनल टैक्स की ट्रीटमेंट आपको नहीं पता, मान के चलो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए प्रोफेशनल टैक्स पे करता है तो एम्प्लॉय की इनकम बन जाती है। पढ़ना बाकी है, अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। प्रोफेशनल टैक्स कितना दिया उसने? 100 पर मंथ। एम्प्लॉयर इनकर्ड ₹3 लाख ऑन हिज ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, बट आरबीआई परमिटेड ₹2,80,000। तो मेडिकल ट्रीटमेंट पर एम्प्लॉय पर खर्चा किया जा रहा है 3 लाख रुपए, उसमें से आरबीआई ने कहा 2,80,000 अलाउड है, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगा? 20,000 रुपये। अमाउंट इनकर्ड ऑन स्टे, स्टे पर आया है खर्चा 1 लाख रुपए, आरबीआई ने 90,000 तक अलाउ कर रखा है, तो बैलेंस 10,000 हो जाएगा टैक्सेबल। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रैवलिंग इज 1,10,000, ट्रैवल पर भी आ रहा है, लेकिन ट्रैवल वाला तो हम सबसे लास्ट में निकालेंगे, क्योंकि हमें ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग ट्रैवल परक्विजिट वो चाहिए, उसी के बेसिस पर हम डिटरमाइन करेंगे एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा। तो ट्रैवल का अमाउंट आ रहा है 1,10,000। अगर ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस परक्विजिट 2 लाख तक आती है तो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा ट्रैवल एक्सपेंस का 0, वरना सारा अमाउंट टैक्सेबल। ही हैज़ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 50,000, तो लिख लेते हैं कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी वो कितनी आ रही है? 50,000। ग्रोस टोटल इनकम हमें निकालनी है, फिर उसमें से डिडक्शंस लेस कर देंगे, फिर टोटल इनकम आ जाएगी। तो ट्रैवल एक्सपेंस के अलावा सारी आइटम्स हमने लिख ली हैं क्या क्या टैक्सेबल है। अब फटाफट ग्रोस टोटल इनकम निकालते हैं एक्सक्लूडिंग ट्रैवल एक्सपेंस, ताकि हमें पता चलेगा कि ट्रैवल एक्सपेंस का अमाउंट एग्जेम्प्ट करना है या टैक्सेबल।
ट्रैवल एक्सपेंस के अलावा ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ रही है? 1,44,000 प्लस 24,000 प्लस 2,400 प्लस 3,600 प्लस 1,200 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000, ये 2 लाख रुपए से ज़्यादा आ रही है। 2,55,200 आ रही है। तो फिर ट्रैवल एक्सपेंस एग्जेम्प्ट नहीं होगा, 1,10,000 बन जाएगा टैक्सेबल। जीटीआई आ जाएगी। सिर्फ ग्रोस सैलरी ही निकाल देते हैं, बाकी चीज़ें भी आपको पता नहीं, सेक्शन 16 की डिडक्शंस। तो सिर्फ ग्रोस सैलरी अगर मैं निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी? इन सभी का टोटल करोगे तो आ जाएगा 3,15,200। आंसर चेक कर लेते हैं। ग्रोस सैलरी 3,15,200। चलिए जी, इसी के साथ अपना मेडिकल एक्सपेंसेस का ये टॉपिक भी फिनिश हुआ। 13th परक्विजिट्स क्या आ रहा है? अब इस चैप्टर में कुछ मुश्किल नहीं बचा है, पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 13, एनी मॉनिटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर। जैसा कि चैप्टर शुरू किया था तो आपको बताया था कि परक्विजिट्स टैक्सेबल क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए देने इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। 10 लाख पर एम्प्लॉय टैक्स पे करेगा और फिर उस पैसे को जैसे मर्जी आए यूज करेगा। एम्प्लॉय ने सोचा कि 10 लाख रुपए पर टैक्स देने से पहले क्या करते हैं, एम्प्लॉयर को कह देते हैं कि इसमें से मेरा 5 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है कोई, तो वो डायरेक्टली तू ही पे कर दे मेरे बिहाफ पर, और मुझे तो बैलेंस 5 लाख ही सैलरी दियो। ऐसा करने से मेरी इनकम अंडर द हेड सैलरी कम आ जाएगी। तो इस प्लानिंग को ख़त्म करने के लिए लॉ ने क्या लिखा है? एनी मॉनिटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय विच अदरवाइज वुड हैव बीन पेबल बाय एम्प्लॉय इफ डिस्चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर, then amount paid by employer shall be taxable in the hands of employee। कि अगर एम्प्लॉय की कोई लाइबिलिटी है, उसे कोई खर्चा पे करना था, एम्प्लॉय के बिहाफ पर अगर एम्प्लॉयर पेमेंट कर देता है तो जो भी पेमेंट की ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय दैट शैल बिकम इनकम ऑफ एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल, लोन टेकन बाय एम्प्लॉय फ्रॉम बैंक रिपेड बाय एम्प्लॉयर। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इनकम टैक्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एम्प्लॉय का बिजली का बिल एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। तो ये सब चीज़ें क्या है? एम्प्लॉय की लायबिलिटी थी, एम्प्लॉयर ने डिस्चार्ज कर दी और एम्प्लॉय को फिर सैलरी कम दे रहा है, तो हम वापस उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे ये पेमेंट जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पर पे की। अब एक रटने वाली बात आपको बता रहा हूँ, बहुत ही गंदी बात है। इनफैक्ट पिछले बैच में बच्चों को इस बात का लॉजिक भी देने की कोशिश की थी, बट इतना पुअर सा लॉजिक है, मैं खुद उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब गवर्नमेंट ने जो एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल भी मज़ेदार चीज़ नहीं है, इसलिए मैं आपको रटने के लिए ही बोलूँगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर एम्प्लॉय की कोई लायबिलिटी है, कोई ऑब्लिगेशन है, और अगर एम्प्लॉयर वो लायबिलिटी एम्प्लॉयर की खुद पे कर देता है, कह रहा है एम्प्लॉय तू पे मत कर, मैं पे कर रहा हूँ और बदले में तुझे सैलरी कम दूंगा, ऐसा करने से तेरी इनकम अंडर दैट सैलरी कम हो जाएगी। तो लॉ क्या कह रहा है कि अगर एम्प्लॉय की लायबिलिटी एम्प्लॉयर डिस्चार्ज करेगा तो ये लायबिलिटी एम्प्लॉय की इनकम में ऐड कर देंगे, तब उसकी इनकम अंडर दैट सैलरी निकल के आएगी। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको क्या दिया। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को एम्प्लॉय को क्या देना है? इनकम टैक्स। किसकी लायबिलिटी है? एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की इनकम पर टैक्स देना तो एम्प्लॉय की लायबिलिटी है। एम्प्लॉयर कह रहा है कि तू टेंशन ना ले, तेरी 10 लाख रुपए की सैलरी है, 10 लाख पर, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ बेसिक सैलरी है, 10 लाख पर जो भी टैक्स बनता है, फॉर एग्जाम्पल 1,17,000 रुपए का टैक्स बनता है, अगर एम्प्लॉयर कह रहा है कि ये टैक्स डायरेक्टली मैं जमा करा दूंगा गवर्नमेंट को, तुझे जमा कराने की ज़रूरत नहीं है।
तो इनकम टैक्स का लॉ क्या कह रहा है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए दिए और साथ में उसकी लायबिलिटी भी पे ऑफ की, तो ये लायबिलिटी हम उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। एम्प्लॉय की इनकम अंडर द हेड सैलरी 10 लाख नहीं 11,17,000 मानी जाएगी, ये कहता है ये प्रोविजन। अब सेक्शन 10 इसके बारे में एक बात कहता है कि बेसिक सैलरी पर जो टैक्स निकल कर आया, ये टैक्स अगर एम्प्लॉयर बियर करता है, एम्प्लॉयर पे करता है, तो ये हम एम्प्लॉय की इनकम में ऐड कर देंगे इतना अमाउंट और फिर उसकी इनकम निकालेंगे। सेक्शन 10 एक रटने वाली बात कह रहा है कि ये टैक्स अगर सैलरी पर बनता है, सैलरी बाय वे ऑफ बेसिक सैलरी फॉर एग्जांपल, उस पर टैक्स एम्प्लॉयर देता है, तो ये जो टैक्स का अमाउंट बना है ये सैलरी में ऐड होगा। लेकिन अगर नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पर, नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स भी तो सैलरी का हिस्सा बनते हैं, इनकम अंडर द हेड सैलरी में आते हैं, उन पर अगर कोई टैक्स एम्प्लॉयर देगा एम्प्लॉय के बिहाफ पर, तो वो एम्प्लॉय की इनकम नहीं बनेगी। रटवा रहा हूं, इसके पीछे बहुत ही पुअर लॉजिक है। इनफैक्ट ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जब एक तरीके से काम कर रहे हैं कि एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन, एम्प्लॉय की इनकम मानी जानी चाहिए, अगर एम्प्लॉयर डिस्चार्ज कर रहा है तो ये भी ऐड होनी चाहिए, बट समहाउ उन्होंने नहीं की। तो अब लीगल पोजीशन फाइनली है क्या कि एम्प्लॉय की इनकम जो है वो तो उसकी इनकम है ही, अगर एम्प्लॉय की बिहाफ पर एम्प्लॉयर कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज करता है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, तो वो लायबिलिटी भी एम्प्लॉय की इनकम में ऐड कर देंगे, फिर उसकी इनकम निकल के आएगी। लेकिन अगर इनकम टैक्स नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पर है, नॉन मॉनिटरी परक्विजिट मतलब कोई सुविधा दी, मनी नहीं दिया, तो सुविधाएं भी एम्प्लॉय की इनकम पर आज इनकम में ऐड हो जाती हैं, टैक्सेबल हो जाती हैं, फिर उस पर इनकम टैक्स निकल कर आता है। तो कह रहा है कि इनकम टैक्स जो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पर निकल कर आएगा, वो अगर एम्प्लॉयर डिस्चार्ज कर रहा है तो वो एम्प्लॉय की इनकम नहीं बनेगा। यही बात यहां लिखी है। इट मे बी नोटेड दैट इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन इनकम ऑफ एम्प्लॉय बाय वे ऑफ नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की इनकम, सैलरी इनकम में क्या क्या आता है? कुछ तो मॉनिटरी आइटम्स जैसे बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ नॉन मॉनिटरी आइटम्स जैसे परक्विजिट्स। तो कहता है कि उसे तो अपनी सारी इनकम पर टैक्स देना है, परक्विजिट्स पर भी देना और बेसिक सैलरी पर भी देना है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर परक्विजिट्स वाली इनकम पर टैक्स खुद जमा कराता है तो वो टैक्स एम्प्लॉय की इनकम नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मॉनिटरी आइटम्स पर, बेसिक सैलरी वगैरह पर एम्प्लॉयर उस पर टैक्स जमा कराता है एम्प्लॉय के बिहाफ पर, तो वो टैक्स जो जमा कराया वो एम्प्लॉय की इनकम बन जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। लास्ट इन्होंने एक रेजिडरी हेड छोड़ रखा है कि इसके अलावा कोई भी फैसिलिटी हो जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, अदर देन जो स्पेसिफिकली ऊपर कवर्ड है, उनमें किसी में एग्जेम्पशन मिल रही है तो बात हो रहा है। इसके अलावा जो भी बच गई वो फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर बेनिफिट या फैसिलिटी एमिनिटी कुछ भी दे रहा है तो वो एम्प्लॉय की इनकम बन जाएगी। पढ़ते हैं। Any other benefit amenity provided by employer. This is a residuary head. Any other benefit amenity service right privilege provided by employer to an employee is covered here. Taxable amount shall be जो भी एम्प्लॉयर की कॉस्ट आई अंडर एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, कि अगर किसी नॉर्मल पर्सन पर एम्प्लॉयर खर्चा करे तो कितना खर्चा आए उतनी वैल्यू हम इनकम अंडर दैट सैलरी में जोड़ देंगे अगर एम्प्लॉयर एनी अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अगर टू एम्प्लॉय। ये पॉइंट मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। वैन एप्लीकेबल टू ऑल परक्विजिट्स, सभी परक्विजिट्स पर ये पॉइंट लागू होगा। क्या? वैन एवर एनी अमाउंट इज रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉई then such amount shall be reduced while calculating taxable amount. For example, employer pays 50,000 as life insurance premium for employee. Employer recovers 20,000 from employee. Now taxable amount shall be 30,000 only. सभी परक्विजिट्स पर ये पॉइंट एप्लीकेबल है कि एम्प्लॉई से जो भी पैसा रिकवर करेगा एम्प्लॉयर,
तो वो हम रिड्यूस कर देंगे वाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल अमाउंट। इसी के साथ ही हमारे सारे परक्विजिट्स फिनिश हुए। क्या क्या कर चुके हम इस चैप्टर में? सैलरी एक बड़ा चैप्टर है, नोट्स काफ़ी अच्छे से बनाए गए हैं आपके लिए ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। ग्रोस सैलरी निकालना हम पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। बेसिक सैलरी की टैक्स ट्रीटमेंट हमें पता है, जो भी मिलता है पूरी तरह से टैक्सेबल। कमीशन पता है, जो भी मिलता है पूरी तरह से टैक्सेबल। बोनस पूरी तरह से टैक्सेबल। अलाउंसेस की 3 कैटेगरीज बना रही थी, फुली एग्जेम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल और फुली टैक्सेबल। रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमें पता है, रिटायरमेंट पर लमसम अमाउंट मिलता है तो कुछ एग्जाम्पशन दे देते हैं। परक्विजिट्स हमने पढ़ लिए। कुछ परक्विजिट्स स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल है, कुछ सभी के एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल है। हालांकि आज के केस में 99.9% सारे एम्प्लॉयज़ क्या हैं? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। तो ग्रोस सैलरी निकालना हम सीख चुके हैं। इन सभी चीज़ों का टैक्सेबल अमाउंट ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है? ग्रोस सैलरी। ग्रोस में से कुछ रिड्यूस होगा तो क्या आ जाएगा? इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो ग्रोस सैलरी में से रिड्यूस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। 3 तरह की डिडक्शन है, सेक्शन 16 1A, 16 2 और 16 3। ये 3 तरह की डिडक्शंस हमें पढ़नी, काफ़ी आसान है। डिडक्शन सभी फिनिश हो जाएंगी। आ जाएगी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। After calculating gross salary, deductions under section 16 are to be deducted in order to calculate income under the head salary. Deductions under section 16 are discussed as follows. 3 तरह की डिडक्शन है, सेक्शन 16 1A, सेक्शन 16 2 और सेक्शन 16 3। ये 3 तरह की डिडक्शन है। फटाफट देखो, काफ़ी आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हर एम्प्लॉय को ग्रोस सैलरी में से मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन अलाउड है। और नेगेटिव इस चैप्टर में हम कुछ निकालते ही नहीं। अगर किसी की सैलरी 40,000 आ रही है तो फिर डिडक्शन भी मैक्सिमम 40,000 की ही मिलेगी। इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नेगेटिव नहीं निकलेगा। ये बात भी नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी आपको भी। चलो, तो ये थी स्टैंडर्ड डिडक्शन, काफ़ी आसान। हर एम्प्लॉय को 50,000 की मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगी। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दी है? जब कभी गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज़ के लिए, जॉब करने वाले लोगों को कुछ बेनिफिट देना होता है तो इस सेक्शन में बेनिफिट दे देती है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये हर एम्प्लॉय को ये बेनिफिट दे दिया। आगे चलते हैं। दूसरी डिडक्शन, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये क्या चीज़ आ रही है? देखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ के पास कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो उन पर एम्प्लॉय ने कुछ खर्चा कर दिया, कुछ खाने पीने का, उन्हें एंटरटेन करने का कोई खर्चा कर दिया, इस बात के पैसे एम्प्लॉयर दे रहा है, तो दिस इज नोन एज एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जनरली दिया जाता है, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स होते हैं वो खुद ही इस तरह का अरेंजमेंट रखते हैं कि कोई क्लाइंट आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, तो उसको ये सब बेसिक चीज़ें खाने पीने की, एंटरटेनमेंट की दी जाए। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में जनरली एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट सेक्टर्स में, डिपार्टमेंट्स में इतनी सुविधा नहीं होती, तो अगर कोई ऑफिसर गवर्नमेंट का स्पेसिफिकली इनकर कर रहा है तो उसके लिए अलाउंस उसे दिया जाता है। तो अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है अगर, तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी? अलाउंस का टॉपिक याद करो, थर्ड कैटेगरी का अलाउंस है तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जनरली ये सब खर्चा करते हैं क्योंकि वहाँ पर इस तरह की सुविधा नहीं होती खाने पीने की। यहाँ पर तो एम्प्लॉयर अरेंज कर देता है,
तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो ये भी फुली टैक्सेबल है। थर्ड कैटेगरी का अलाउंस है भाई, थर्ड कैटेगरी का अलाउंस तो फुली टैक्सेबल है, ग्रॉस सैलरी में दोनों आएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो साथ में टैक्सेबल तो है फुली, लेकिन सेक्शन 16(2) में डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन नॉन गवर्नमेंट को कोई डिडक्शन नहीं मिलती। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगी। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा? जो भी अलाउंस मिला वो एंटरटेनमेंट अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 रुपये विच एवर इज लोअर की डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 16(2). तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का हमेशा ध्यान रखें कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है तो जो भी अमाउंट मिल रहा है फुली टैक्सेबल हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी में आ जाएगा, डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है फुली टैक्सेबल है, ग्रॉस सैलरी में आ जाएगा, लेकिन सेक्शन 16(2) में डिडक्शन मिल जाएगी। एंड अमाउंट ऑफ डिडक्शन शेल बी, जो भी अलाउंस का अमाउंट आ रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस वो, और 20% ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 विच एवर इज लो। पढ़ते हैं बात फटाफट कैसे लिखी है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16(2). एंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस इज द अलाउंस गिवन टू एन एम्प्लॉई बाय द कंपनी टू पे फॉर क्लाइंट मीटिंग्स, ड्रिंक्स, फूड, होटल स्टे एटसेट्रा. It is allowed to government employees only. Amount of deduction is amount of entertainment allowance received, 20% of basic salary और 5,000 रुपये विच एवर इज लोअर। इन तीनों में से जो भी लोअर आएगा उतने की डिडक्शन मिल जाएगी। साथ में लिखा हुआ राइट में नोटेड दैट एंटरटेनमेंट अलाउंस गिवन बाय एम्प्लॉयर इज फर्स्ट एडेड इन द ग्रॉस सैलरी एज टैक्सेबल अलाउंस एंड देन डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 16(2). हमें पता है एंटरटेनमेंट अलाउंस थर्ड कैटेगरी वाला अलाउंस हमने बनाया तो एक बार टैक्सेबल तो होगा। चलिए थर्ड डिडक्शन आ रही है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये क्या चीज़ है? स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी पावर है टैक्स लगाने की, हम जानते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो बिजनेस या प्रोफेशन पर या एम्प्लॉयमेंट पर भी टैक्स लगा सकते हैं। और अगर किसी की इनकम पीजीबीपी हेड में चार्ज होती है तो उसे डिडक्शन मिल जाती है पीजीबीपी हेड की इनकम निकालते हुए। तो अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन वाला ये टैक्स पे करता है तो पीजीबीपी की इनकम निकालते हुए डिडक्शन ले लेता है। लेकिन अगर कोई सैलरी कमाने वाला, इनकम अंडर द हेड सैलरी में जिसकी इनकम चार्ज होती है, सैलरी हेड वाला पर्सन अगर ये टैक्स पे करता है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे करता है, प्रोफेशनल टैक्स पे करता है, तो उसे डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिले? इसी के लिए सेक्शन 16(3) लिखा और क्या कहा कि इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालते हुए जो भी प्रोफेशनल टैक्स साल के दौरान पे किया है उतने की डिडक्शन मिल जाएगी टू द एम्प्लॉय। पढ़ते हैं ये बात कैसे लिखी है। प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज द टैक्स imposed by state government on profession or business or employment. If a person is engaged in business or profession, then he claims reduction of such tax while calculating income under the head PGBP. A person who is in employment can claim deduction in respect of such tax under section 16(3). सैलरी वाले लोग अगर टैक्स पे कर रहे हैं ये वाला तो उसे डिडक्शन मिल जाएगी सैलरी हेड में सेक्शन 16(3) की डिडक्शन। किसको अलाउड है? अलाउड टू एवरी एम्प्लॉय हु हैज पेड सच टैक्स। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा?
अमाउंट ऑफ डिडक्शन रहेगा जो भी प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयमेंट टैक्स एक्चुअली पे किया, ड्यू नहीं होना चाहिए, पे किया गया हो बाय एम्प्लॉई और बाय एम्प्लॉयर ऑन एम्प्लॉयज बिहाफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एम्प्लॉय खुद पे कर दे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो भी उसे रिडक्शन मिल जाएगी, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर पे कर दे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो भी एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाएगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर टैक्स पे करता है तो ये वाला प्रोविजन एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या कहता है, एनी मॉनिटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर, तो वो फिर एम्प्लॉय की इनकम बन जाएगी। तो इस पॉइंट के हिसाब से चले तो प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पे कर दिया तो एक बार उसकी इनकम में ऐड होगी, उसके बाद उसे सेक्शन 16(3) में डिडक्शन भी मिल जाएगी। यही बात यहाँ लिखी है। इट मे बी नोटेड दैट इफ एम्प्लॉयर हैज पेड प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयमेंट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई देन इट शैल फर्स्ट बी एडेड टू द ग्रॉस सैलरी एज ए टैक्सेबल परक्विजिट and then deduction shall be allowed under section 16(3). तो ये थी हमारी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16(1)(a), 16(2) एंड 16(3). सेक्शन 16(1)(a) की स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एम्प्लॉय का अलाउड है मैक्सिमम 50,000 की। सेक्शन 16(2) की एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अलाउड है, और अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा, जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला वो, और 20% ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 रुपये विच एवर इज लोअर। थर्ड डिडक्शन है प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स की। ये किसे अलाउड है, हर एम्प्लॉय को जिसने खुद प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे किया है या उसके बिहाफ पर एम्प्लॉयर ने पे किया। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा, जो भी टैक्स उसने पे किया या एम्प्लॉयर ने उसके बिहाफ पे एक्चुअली पे किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्चुअली पेड। ये नहीं आ रहा कि ड्यू है आपने पे नहीं किया तो भी डिडक्शन मिल जाएगी, एक्चुअली पेमेंट होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, चाहे वो किसी भी साल का प्रोफेशनल टैक्स हो। जिस साल में पे हुआ है उसी साल में डिडक्शन मिलेगी। पे चाहे एम्प्लॉयर ने किया हो एम्प्लॉयर ने पे किया है तो एक बार इनकम बनेगी, फिर एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगी। चलिए यहां पर एक लिख लो, कहीं कंफ्यूजन हो आपको। क्या डिडक्शन इज अलाउड टू एवरी एम्प्लॉय हु हैज पेड सच टैक्स। यहां आगे लिख लो, और ऑन हुज बिहाफ एम्प्लॉयड हैज पेड सच टैक्स। भाई अगर एम्प्लॉय ना भी पे करे, एम्प्लॉयर पे करे तो भी तो एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलती है। तो ऐसे लिख लो, डिडक्शन इज अलाउड टू एवरी एम्प्लॉय हु हैज पेड सच टैक्स और ऑन हुज बिहाफ एम्प्लॉयर हैज पेड सच टैक्स। ऐसे एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलती है। उसके बाद ये पॉइंट देख लेते हैं क्या आ रहा है। इन दिस एंटायर चैप्टर if any amount comes negative in value then take it as 0। कुछ भी आपको लग रहा है कि आपसे नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव मत लिखना, उसे 0 कर देना। फॉर एग्जाम्पल इफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ 1,50,000 आर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉय एंड अमाउंट परमिटेड बाय RBI इज ₹2,50,000 then taxable amount shall not be ₹-1 lakh, it shall be 0। कुछ भी अमाउंट इस पूरे चैप्टर में नेगेटिव नहीं आने वाला। इस पूरे चैप्टर में बार बार फैमिली वर्ड यूज हुआ है, फैमिली मेंबर। तो फैमिली का क्या मतलब है, फैमिली का मतलब है LTC या LTA या मेडिकल फैसिलिटीज के केस में तो फैमिली का ये मतलब है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। LTC LTA या मेडिकल फैसिलिटीज के केस में फैमिली का मतलब है स्पाउस, चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट, एंड पेरेंट ब्रदर सिस्टर्स if these are dependent on employee। चिल्ड्रन में स्टेप चाइल्ड हो, अडॉप्टेड चाइल्ड हो, ये सब शामिल है, कोई भेदभाव नहीं किया गया। LTC LTA में हमने पढ़ा था कि 1 अक्टूबर 1998 ऑनवर्ड्स अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उन पर कुछ लिमिट लगा रखी है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनके अलावा LTC LTA मेडिकल फैसिलिटीज के अलावा जहां कहीं भी फैमिली मेंबर वर्ड यूज हुआ है वहां पर मतलब है स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस। इनके स्पाउसेस बच्चों के, और पेरेंट्स, सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। तो याद रखना आपको ये भी
कि फैमिली का क्या मतलब है। किसी टॉपिक में फैमिली का मतलब कुछ है, किसी टॉपिक में कुछ है। LTC LTA मेडिकल फैसिलिटीज, वहां पर मीनिंग है ये वाला। उसके अलावा जहां कहीं भी फैमिली मेंबर वर्ड यूज हुआ है वहां पर मीनिंग है ये क्या, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउस, पेरेंट्स, सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। कोई भी डिपेंडेंट हो एम्प्लॉय पर तो वो फिर फैमिली की डेफिनेशन में आ जाएगा, अदर परक्विजिट्स के लिए इनके अलावा। ये आपके लिए एक समरी बना रखी है मैंने कि इस चैप्टर में हर जगह तो सैलरी का मतलब अलग अलग आ रहा है। इस चैप्टर में सैलरी का पीरियड कहीं अलग आता है, कहीं कहते हैं पिछले 3 महीने की सैलरी ले लेना, कहीं लास्ट ड्रॉन सैलरी ले लेना, कहीं लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज ले लेना। तो ये आपके लिए एक चार्ट बना रखा है मैंने, ये आपकी हेल्प करेगा। कहीं पर कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ ईयर इग्नोर कर देना, कहीं पर कहते हैं कंप्लीटेड ईयर ले लेना, कहीं पर कहते हैं 6 महीने से ज़्यादा हो जाए तो फ्रैक्शन को पूरा साल बना देना। तो ये एक समरी आपके लिए बना रखी है, आई होप आपके काम आएगी। पढ़ते हैं। सैलरी का मतलब अलग अलग आ रहा था, किस जगह क्या है फटाफट रीडिंग लेते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस में सैलरी का मतलब था बेसिक सैलरी, दिखा देता हूं आपको। 20% ऑफ बेसिक सैलरी वर्ड यूज होता है यहाँ पर। ग्रेचुटी की कैलकुलेशन करते हो, जब ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो रहा था तो सैलरी का मतलब था बेसिक पे प्लस डीए। ग्रेचुटी की कैलकुलेशन में जब ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा था तो सैलरी का मीनिंग था बेसिक पे प्लस डीए, स्टार मार्क कर रखा है। स्टार मार्क का मतलब है इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर वाला था। सीबीओटी लिख रखा मतलब कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। लीव सैलरी एनकैशमेंट में सैलरी का मतलब था बेसिक पे प्लस डीए इंक्लूडेबल प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में सैलरी का मतलब था बेसिक पे प्लस डीए प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, डीए इंक्लूडेबल वाला। यही रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी मतलब था, यही एचआरए में भी मतलब था। रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी का मतलब गंदा सा था, बेसिक पे डीए इंक्लूडेबल वाला, कमीशन कैसा भी हो, बोनस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट अदर देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड परक्यूशंस। यहाँ से आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर क्या क्या है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में भी गंदा सा था, बेसिक पे प्लस डीए प्लस कमीशन, बोनस नहीं था, एंटायर पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस था। यहाँ पर आ रहा है टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस। एंटायर पोर्शन और टैक्सेबल पोर्शन में क्या डिफरेंस है? एंटायर पोर्शन मतलब जो भी मिला, टैक्सेबल पोर्शन उसमें से कितना टैक्सेबल हुआ वो वाला अमाउंट लिखना है। और एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट अदर देन ग्रेचुटी। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हैं या नहीं ये जानने के लिए क्या रहा था, 50,000 से ज़्यादा जिसकी सैलरी है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज बन जाएगा। तो वहाँ पर सैलरी का क्या मतलब था, इनकम अंडर द हेड सैलरी विदाउट इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स बट आफ्टर गिविंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स भी ऐड हो जाएगा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की सैलरी में। सैलरी का पीरियड कहीं अलग लेना है, कहीं कुछ लेना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस में कितने महीने की सैलरी लेनी है, पीरियड फॉर विच सैलरी इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ग्रेचुटी जब मिल रही थी और ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो रहा था तो सैलरी का मतलब क्या था, लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ। जब ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा था तब क्या था, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट पर मंथ। लीव सैलरी एनकैशमेंट में क्या मतलब था, लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी एंडिंग ऑन रिटायरमेंट डेट। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में 2 जगह सैलरी वर्ड आ रहा था, एक तो 3 इंटू सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मंथ और एक रिमेनिंग मंथ्स इंटू सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मंथ। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जितने पीरियड की कैलकुलेशन कर रहे हो उतने पीरियड की सैलरी लेनी है। इसी तरह से एचआरए में भी जितने पीरियड का एचआरए मिल रहा है उतने पीरियड की कैलकुलेशन करनी है। रेंट फ्री अकोमोडेशन भी उतने पीरियड का निकालना है जितने महीने उसमें एम्प्लॉय रह रहा है। यहाँ पर ये बात भी बताई थी कि कोई अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस ऑफ सैलरी हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में लास्ट 3 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है पर मंथ। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में जितने पीरियड वो काम कर रहा है, जितने पीरियड की सैलरी मिल रही है उतने पीरियड की निकाल कर देखनी है। चलिए, फ्रैक्शन ऑफ ईयर का हमने क्या किया था, जब ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होता है तो हमें फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, लेकिन अगर पीरियड 6 महीने से ज़्यादा आ रहा है तो फ्रैक्शन को 1 साल बना देना है। यही बात हमने रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में भी पढ़ी थी। बाकी हर जगह पार्ट ऑफ ईयर को हम इग्नोर कर देंगे।
चलिए अब लास्ट टॉपिक अपना इस चैप्टर का बचा है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ये क्या चीज है? देखो आपकी यादें ताजा करा दूं, हाउ टू कैलकुलेट रेगुलर टॉपिक्स का टॉपिक जब पढ़ाया था तो क्या लिखा था? सबसे पहले हम टोटल इनकम निकालते हैं। वो कैसे निकलती है? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस। फिर टोटल इनकम पर टैक्स निकालते हैं। वो कैसे निकलता है? पहले टैक्स ऑन टोटल इनकम, फिर उसमें से रिबेट दे देंगे, फिर सरचार्ज ऐड कर देंगे, मार्जिनल रिलीफ लेस कर देंगे, फिर आ जाएगा टैक्स बिफोर सेस, फिर उसमें सेस ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद रिलीफ देते हैं सेक्शन 89 का। ये उस टाइम पेंडिंग करा दिया था मैंने, नोट्स खोल के देखोगे तो शायद आपने लिखा भी हो कि ये पेंडिंग था उस टाइम। यही आज हमें समझना है कि रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्या चीज़ है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। इसका सैलरी के चैप्टर से लिंक है, इसलिए मैंने उस टाइम नहीं कराया था। पढ़ते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्या चीज़ है, ध्यान से देखना क्या। प्रीवियस ईयर 18-19 में फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय की सैलरी थी 10 लाख रुपए। प्रीवियस ईयर 1920 में एम्प्लॉय की सैलरी है 10 लाख रुपए। एम्प्लॉयर ने इंक्रीमेंट कर दिया प्रीवियस ईयर 2021 18-19 में सैलरी है 10 लाख, 2021 में भी सैलरी 10 लाख होती, लेकिन एम्प्लॉयर ने इंक्रीमेंट कर दिया और अब सैलरी बना दी 12 लाख। एम्प्लॉय कह रहा है जी ये इंक्रीमेंट तो साल 18-19 में हो जाना चाहिए था, आपने किया ही नहीं इतने टाइम से। तो एम्प्लॉयर कह रहा है कि हाँ बात तो तू ठीक कह रहा है, चल तेरे रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज कर देता हूं। साल 18-19 में भी तुझे 2 लाख ज्यादा मिलने चाहिए थे, तो साल 18-19 में तो हमारे बीच ऐसी कोई बात हुई नहीं, कोई नहीं अब बढ़ा देता हूं। तो इस साल तेरी 12 लाख भी आ गई 20-21 की, 2 लाख रुपए तुझे और दे रहा हूं साल 18-19 के अरियर्स, इसको बोला गया अरियर्स। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन याद करो, क्या बताया था कि सैलरी इज टैक्स ऑन ड्यू और कैश विच एवर इज अर्लियर बेसिस। तो 10 लाख रुपए पर तो टैक्स उसी टाइम लग गया होगा, ये तो 18-19 में मिल गई होगी और तभी ड्यू हुई थी। 12 लाख पर भी टैक्स 20-21 में लगा होगा क्योंकि 20-21 की सैलरी है, 20-21 में मिली होगी। 2 लाख रुपए के ये जो अरियर्स आ रहे हैं इन पर टैक्स कब लगेगा? सर आपने बताया था कि अगर ये अरियर्स 18-19 में ड्यू नहीं हुए थे, इनके बारे में कुछ जानकारी थी नहीं, 20-21 में अगर ये ड्यू हुए हैं, यहीं पर पता चल रहा है कि 18-19 रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज करनी है, तो सर ये 2 लाख भी साल 20-21 की इनकम में ही ऐड होंगे और साल 20-21 की इनकम आ जाएगी 14 लाख रुपीस। अब एम्प्लॉय का क्या कहना है? एम्प्लॉय का कहना है ये है कि जी ये 2 लाख रुपए इनकम वैसे तो थी इसी साल की, हो सकता है कि ये इनकम अगर मेरी इसी साल टैक्स हुई होती तो इस साल के टैक्स रेट्स के हिसाब से टैक्स निकलता, और हो सकता है वो कम आ रहा होता, हो सकता है गवर्नमेंट ने 18-19 से 20-21 में टैक्स रेट्स बढ़ा दिए। तो एम्प्लॉय का कहना यह है कि अगर ये सैलरी मुझे उसी टाइम मिलती तो मैं उसी टाइम उस पर टैक्स दे देता, 18-19 के टैक्स रेट्स कम थे तो मुझे कम टैक्स देना पड़ता। अब ये रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज हुई है और मुझे 20-21 में मिल रही है, तो मुझे 20-21 की इनकम में ऐड करके इस पर 20-21 के रेट्स के हिसाब से टैक्स देना पड़ रहा है। ऐसा करने से हो सकता है
कि मेरा ज़्यादा टैक्स बन रहा हो in comparison to the situation had such income been taxed in the year 1890, कि अगर ये 1819 में टैक्स होती तो हो सकता है टैक्स कम बन रहा होता। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए लॉ ने एक रिलीफ प्रोवाइड किया सेक्शन 89 में, और ये रिलीफ क्या कहता है कि यही झगड़ा है ना एम्प्लॉई, कि तू कह रहा है कि 2 लाख रुपए पर टैक्स निकालना चाहिए था इस साल की इनकम में ऐड करना चाहिए था, इस साल के टैक्स रेट्स लगाने चाहिए थे। अब हो क्या रहा है, हम ऐड कर रहे हैं इस साल की इनकम में इस साल के टैक्स रेट्स लगा रहे हैं। एम्प्लॉय कह रहा है हाँ जी यही समस्या है। तो लॉ कहता है कि टेंशन ना ले, तेरा 20-21 के हिसाब से इन 2 लाख पर जो रेगुलर टैक्स बने उसमें से लेस कर दे 18-19 के हिसाब से 2 लाख पर जो टैक्स बने, भाई तू कह रहा है कि अगर इसमें जोड़ते तो मेरा टैक्स कितना बनता, उससे कंपेयर करो, अगर मेरा इसमें जोड़ रहे हो तो इन पर टैक्स कितना बन रहा है, यही तो लड़ाई है ना। तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है जी 2 लाख पर 20-21 के हिसाब से टैक्स निकाल लेते हैं, 2 लाख पर 18-19 के हिसाब से टैक्स निकाल लेते हैं। अगर 2 लाख पर 18-19 के हिसाब से आ रहा है लेट से टैक्स 20,000 रुपये, और 2 लाख पर 20-21 के हिसाब से टैक्स आ रहा है 30,000 रुपये, तो एम्प्लॉय ठीक कह रहा है 18-19 में अगर इसकी इनकम ऐड हुई होती तो 20,000 टैक्स देना पड़ता है 2 लाख पर, और 20-21 में ऐड हो रही है इस वजह से 30,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है 2 लाख पर, तो 10,000 का इसे रिलीफ मिलना चाहिए। इसी को बोला गया रिलीफ अंडर सेक्शन 89। फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, टैक्स ऑन अरियर्स 2 लाख पर टैक्स एज पर रेट्स ऑफ 2021 यानी करंट प्रीवियस ईयर, माइनस टैक्स ऑन अरियर्स एज पर ओरिजिनल प्रीवियस ईयर रेट्स। पढ़ते हैं ये सब बातें कैसे लिखी हैं, क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी। While calculating tax liability, relief under section 89 is provided from tax after cess। ये भी देख लिया करो कौन सी चीज कब लेस होनी है। In this chapter we will discuss manner of calculation of amount of relief under section 89। कॉन्सेप्ट क्या है, sometimes salary of employees increased retrospectively, that is from a back date, if such income could not be taxed in the year to which it relates। 18-19 की सैलरी अगर 18-19 में टैक्स नहीं हो पाई थी, then it is taxed in the year in which such salary is increased or paid। However, it might happen that if such increased income had been taxed in the earlier year itself, अगर ये पहले ही टैक्स हो जाती, then tax on such income would have been lower। तो हो सकता है इस पर टैक्स कम आता। In order to remove this hardship, a relief has been provided under section 89, which is calculated as follows। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ आ जाएगा, फिर क्वेश्चन करें। Arrears of salary pertaining to previous year 1819 was not charged to tax in the previous year 1819 because the arrears are in connection with the retrospective revision made in the year 2021। 18-19 की कोई इंक्रीमेंट की है लेकिन वो 20-21 में आके की है, तो 18-19 के रिटर्न वगैरह सब फाइल हो चुके हैं, उस टाइम पर कुछ पता ही नहीं था, तो उस टाइम पर ये ड्यू हुई नहीं थी तो ऐड की नहीं। Now such arrears of salary not charged to tax in an earlier previous year are taxable in the previous year in which it is paid। प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम बन जाएगी। इन दिस केस रिलीफ अंडर सेक्शन 89 शेल बी प्रोवाइडेड while calculating tax liability for the previous year 2021। 2021 की इनकम जिसमें ये ऐड किया है अरियर्स, उस इनकम पर टैक्स निकालते हुए रिलीफ अंडर सेक्शन 89 देना है। अमाउंट ऑफ रिलीफ कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89 शेल बी टैक्स आफ्टर सेस ऑन सच अरियर्स एज पर टैक्स रेट्स ऑफ करंट प्रीवियस ईयर। 2021 की इनकम में इसको ऐड करें, 2021 के हिसाब से रेट्स लगाकर टैक्स निकालें तो वो कितना आता है,
माइनस 18-19 के हिसाब से रेट्स लगाकर इस पर टैक्स निकालें, टैक्स आफ्टर सेस निकालें, तो वो कितना आता है? अगर करंट ईयर के हिसाब से निकाला वो ज़्यादा आ रहा है, अगर पुराने के हिसाब से निकालते तो फिर रिलीफ मिल जाएगा। और हो सकता है पुराने वाले में ज़्यादा टैक्स आ रहा हो, नए वाले में कम आ रहा है, तो क्या रिलीफ के नाम पर और टैक्स दे देंगे कि और टैक्स ऐड करो? नहीं, क्या लिखा हुआ है? इट मे बी नोटेड दैट इफ अमाउंट ऑफ रिलीफ कम्स नेगेटिव देन सच रिलीफ शैल बी इग्नोर्ड। वैसे भी इस चैप्टर में कुछ भी नेगेटिव हम नहीं निकालते, काफ़ी पॉजिटिव सा चैप्टर है। चलिए जी, तो क्या फॉर्मूला बना रिलीफ का? टैक्स आफ्टर सेस ऑन सच अरियर्स एज पर टैक्स रेट्स ऑफ करंट प्रीवियस ईयर माइनस टैक्स आफ्टर सेस ऑन सच अरियर्स एज पर टैक्स रेट्स ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर। अब ये कैसे निकलेगा कि 2 लाख पर प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर 2021 के हिसाब से क्या टैक्स निकलता है, वो कैसे निकलेगा? कह रहा है काफ़ी सिंपल है, टैक्स आफ्टर सेस निकाल लो ऑन टोटल इनकम ऑफ करंट प्रीवियस ईयर इंक्लूडिंग सच अरियर्स। अरियर मिलाकर अगर अरियर जोड़ दें इस साल की टोटल इनकम में तो कितना टैक्स बनता है टैक्स आफ्टर सेस, वो निकाल लो, उसमें से लेस कर दो, इनकम टैक्स काट के लिख लो टैक्स आफ्टर सेस। यहां पर भी टैक्स आफ्टर सेस कर लो, कंफ्यूजन ना हो। क्या बोला मैंने? 20-21 के रेट्स के हिसाब से अरियर पर टैक्स कितना आया वो कैसे निकलेगा? कह रहा है अरियर्स जोड़ के टोटल इनकम पर टैक्स निकाल लो, माइनस अरियर्स हटाकर टोटल इनकम पर टैक्स निकाल लो, तो क्या आ जाएगा? अरियर्स पर टैक्स कितना आया इस साल के हिसाब से। इसी तरह से साल 18-19 की टोटल इनकम में अरियर्स जोड़कर टैक्स निकाल लो, टैक्स आफ्टर सेस, माइनस साल 18-19 की टोटल इनकम में से अरियर्स हटाकर टैक्स आफ्टर सेस निकाल लो, तो क्या आ जाएगा? 18-19 के हिसाब से अरियर्स पर टैक्स कितना आया, साल 20-21 के हिसाब से अरियर्स पर कितना आया टैक्स आफ्टर सेस, माइनस 18-19 के हिसाब से टैक्स आफ्टर सेस कितना आया अरियर्स पर। पॉजिटिव अगर आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस तो उतने का रिलीफ दे दो। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, Mr. X, an employee of a PSU, furnishes the following particulars for the previous year ending 31 मार्च 2021। सैलरी बता रखी है, सैलरी फॉर द ईयर 6 लाख रुपए, अरियर्स ऑफ सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 1920 रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपए, सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 6 लाख रुपए। डेटा पुट करते हैं टाइमलाइन पर। प्रीवियस ईयर 1920 और प्रीवियस ईयर 2021। प्रीवियस ईयर 1920 की सैलरी कितनी बता रखी है? 6 लाख रुपए। और प्रीवियस ईयर 2021 की सैलरी बता रखी है 6 लाख रुपए। साल 1920 के अरियर्स थे, वो मिले हैं साल 2021 में 2 लाख रुपए के। तो 2021 की सैलरी कितनी आ गई? 6 लाख तो इस साल की सैलरी प्लस अरियर्स 2 लाख रुपए। सैलरी टैक्स तो अरियर्स इसी साल में होंगे, रिलीफ मिलेगा उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। You are requested by the assessor to compute the relief under section 89 in terms of tax payable for the previous year 2021। तो मैं प्रीवियस ईयर 2021 का पूरा टैक्स निकालता हूं। चलिए, कैसे सॉल्व करेंगे? हम तो इस साल का टैक्स निकाल रहे हैं पूरा, उसका फॉर्मेट बना लेते हैं अपना। सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें आ रही है सिर्फ सैलरी की इनकम, इनकम अंडर द हेड सैलरी। वो कैसे निकलेगी? पहले ग्रॉस सैलरी, उसमें से लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। क्वेश्चन ने क्या बताया है? सैलरी है इस साल की 6 लाख प्लस 2 लाख,
ये इनकम अंडर दैट सैलरी नहीं है, क्वेश्चन ने क्या वर्ड यूज किया है, सैलरी। अगर क्वेश्चन इनकम अंडर द हेड सैलरी वर्ड यूज करे तो आपको सेक्शन 16 की डिडक्शंस नहीं देनी है, ऑलरेडी मिल चुकी है उसमें से। अगर क्वेश्चन सैलरी वर्ड यूज करे तो आपको सेक्शन 16 की डिडक्शंस देनी है। तो क्वेश्चन ने सैलरी वर्ड यूज किया तो मैं 8 लाख मान के चलूंगा ग्रोस सैलरी, उसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगी, तो मेरी इनकम अंडर दैट सैलरी आ जाएगी 7,50,000 रुपए, और यही ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी और यही टोटल इनकम आ जाएगी। इस पर मुझे निकालना है टैक्स। टैक्स ऑन टोटल इनकम कैसे निकलता है, इसकी एज वगैरह देखो, कुछ नहीं बोला तो रेजिडेंट, कुछ नहीं बोला एज तो 60 साल से कम, तो टैक्स कैसे निकलेगा। पहले 2.5 लाख पर नील, अगले 2.5 लाख पर 5%, अगले 2,50,000 पर 20%, 50,000 रुपये, 62,500। रिबेट कुछ आएगी नहीं, सरचार्ज आएगा नहीं, ऐड कर रहा हूँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 62,500 का 4%, टैक्स आफ्टर सेस 65,000। इसमें से मुझे लेस करना होता है रिलीफ अंडर सेक्शन 89, फिर आ जाएगा मेरा रेगुलर टैक्स। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के लिए बनाएंगे वर्किंग नोट। वो कैसे निकलता है, टैक्स प्लस सेस ऑन अरियर्स एट या एज पर टैक्स रेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 माइनस टैक्स प्लस सेस ऑन अरियर्स एज पर टैक्स रेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर 1920। भाई जिस साल की इनकम है उस साल के में ही अगर इसे ऐड करते तो टैक्स प्लस सेस कितना बनता, और अब इस साल में ऐड कर रहे हैं तो इन पर टैक्स प्लस सेस कितना बन रहा है, ये कैसे निकलेगा। टैक्स प्लस सेस ऑन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर including such arrears minus tax plus cess on total income of previous year यहाँ पर मतलब 2021 excluding such arrears इसी तरह से ये कैसे निकलेगा, टैक्स प्लस सेस ऑन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 1920 इंक्लूडिंग सच अरियर्स माइनस टैक्स प्लस सेस ऑन टोटल इनकम of previous year 1920 excluding such arrears। यानी इस केस में मुझे कितनी इनकम पर टैक्स निकालना है, जो भी मेरी टोटल इनकम आ रही है इंक्लूडिंग सच अरियर्स
तो वो तो मैंने निकाल ही रखा है 65,000 रुपये, तो ये तो आ गया मेरा 65,000। बाकी की चीज़ें मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी। टैक्स प्लस सेस निकालना है 2021 की इनकम पर। अगर मैं ये अरियर्स ऐड ना करूं तो, अगर ये अरियर्स मैं ऐड ना करूं 2 लाख रुपए की, तो एक बार इनकम निकाल लेते हैं। 6 लाख ग्रोस सैलरी माइनस 50,000, 5,50,000 इनकम अंडर दैट सैलरी, डिडक्शंस वगैरह कुछ है नहीं। 5,50,000 पर टैक्स कैसे निकलेगा? 5,50,000 पर टैक्स आ जाएगा 22,500। अरियर्स ऐड कर दूं इस साल की इनकम में तो टैक्स प्लस सेस आता है ये। अरियर्स ऐड ना करूं इस साल की इनकम में तो टैक्स प्लस सेस आता है ये। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? अरियर्स पर इस साल के हिसाब से टैक्स कितना आया। अब मुझे निकालना है कि अरियर्स अगर मैं साल 18-19 की इनकम में ऐड करता तो टैक्स कितना आता है इस पर 1920 के रेट्स। अब मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो 1920 की इनकम देखो कितनी आ रही है। 1920 की इनकम आ रही है 6 लाख रुपए भाई, और 1920 के टैक्स रेट्स भी बता रखे हैं। पहले 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, बैलेंस पर 30%। तो सेम ही रेट थे 1920 में, कोई डिफरेंस इसलिए नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% था, ठीक है जी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दे रखी है 1920 में, तो सब कुछ सेम है, तो कोई डिफरेंस एज सच नहीं है। तो अगर मैं 6 लाख रुपए की 1920 की इनकम में ये अरियर्स ऐड करूं तो टैक्स रेट सेम है, तो यही आ जाएगा। हालांकि आप सॉल्व करके देखोगे, हो सकता है एग्जाम में कोई प्रीवियस ईयर पुराने वाला उठा रखा हो जिसके टैक्स रेट्स अलग हो। अब 1920 और 2021 के टैक्स रेट्स बिल्कुल सेम थे, तो कोई फर्क इसलिए नहीं आएगा। चलिए, तो टैक्स प्लस सेस ऑन टोटल इनकम ऑफ 1920 6 लाख इंक्लूडिंग सच अरियर्स 8 लाख पर 1920 का टैक्स रेट भी के हिसाब से भी निकालूंगा तो 65,000 ही आएगा, और 6 लाख पर 1920 के रेट के हिसाब से टैक्स निकालूंगा तो वो फिर 22,500 आएगा। 1920 और 2021 में टैक्स रेट सेम थे इसलिए सेम आ रहा है, वरना ये अलग अलग आता। जहां पर हम सेस ऐड करना भूल गए हैं, एक बार ऐड कर लेते हैं। 22,500 में भी 23,400 और यहाँ पर भी 23,400। टैक्स प्लस सेस लेके चल रहे हैं ना, सेस लगाना यहाँ पर भूल गए थे, अब लगा दिया। तो ये आ गया टैक्स ऑन अरियर्स दोनों केसेस में 65,000 माइनस 23,400, 41,600 और 41। अब बाय चांस टैक्स रेट्स 1920 और 2021 के सेम है इसलिए आंसर कुछ आया नहीं, वरना कुछ ना कुछ आंसर निकला था तो उतने का हम रिलीफ दे देते। तो रिलीफ आ जाएगा 0 और टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 65,000। आंसर चेक कर लेते हैं। रिलीफ आ रहा है 0 और टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 65,000। तो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्या है कि अगर बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली रिवीजन हो रहा है, सैलरी बढ़ रही है, तो पिछले साल में ओरिजिनल ईयर में अगर इसे इंक्लूड करते तो ओरिजिनल ईयर के टैक्स रेट्स के हिसाब से टैक्स निकलता। अब इसे इंक्लूड कर रहे हैं तो टैक्स इस साल के रेट्स के हिसाब से निकल रहा है। तो हो सकता है पुराने और इस साल के टैक्स रेट्स में अंतर हो, और पुराने में इंक्लूड करते तो टैक्स कम आता। इस वजह से रिलीफ दिया गया कि आप अरियर्स पर टैक्स निकाल लो पुराने साल के हिसाब से, उसे कंपेयर करो अरियर्स पर टैक्स निकाल के इस साल के हिसाब से।
अगर इस साल के ज़्यादा बन रहे हैं पुराने साल के कंपैरिजन में, तो जितने ज़्यादा बन रहे हैं उतने का रिलीफ ले लो। अरियर्स पर टैक्स कैसे निकलेगा? टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियर्स पर टैक्स प्लस सेस निकाल लो, उसमें से एक्सक्लूडिंग अरियर्स पर टैक्स प्लस सेस निकाल लो, तो अरियर्स पर टैक्स प्लस सेस आ जाएगा इस साल का भी और इस साल का भी। दोनों को कंपेयर करोगे, नए वाले में ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो रिलीफ दे दोगे। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर इनकम अंडर द हेड सैलरी फिनिश हुआ। अब आप इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। जितने क्वेश्चंस इस चैप्टर के करोगे, जितनी बार बार इन नोट्स को पढ़ोगे इस चैप्टर के, उतनी बार आपकी पकड़ बनेगी। चीज़ें इस चैप्टर में ज़्यादा हैं, याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। देख लो कुछ बचा ना हो। आई होप सब फिनिश हो गया। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ, इनकम अंडर द हेड सैलरी। दो ही टॉपिक इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं कि कौन सी इनकम सैलरी हेड में टैक्स्ड होती हैं और उनकी कैलकुलेशन का तरीका क्या रहता है। तो चलिए, गुड बाय, टेक केयर।